अगर अपन बात करते हैं एक प्रक्षेप यानी कुछ इस प्रकार से, ये काइनेमेटिक्स जैसी बात हो गई। वी वेग से फेंक रहे या यू वेग से फेंक रहे थीटा कोण पर, और ये यहां से जाकर प्रक्षेप वापस कहाँ आएगा, धरातल पर। 30 डिग्री कोण पे कैसे छोड़ेंगे? 30 डिग्री कोण पे तो फेंक सकते हैं। अच्छा, तो किसी भी गेंद को किसी कोण पे फेंक के छोड़ के दिखा दे, या तो कोई चीज छोड़ेंगे, अगर तो छोड़ेंगे तो इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। हाँ, कोण पे फेंक सकते हैं। तो आप बता दे 30 डिग्री मानू या छोड़ा मानू, है ना? 30 डिग्री पर फेंका मान लेना। कैसे? ऐसे के लिए भी फेंकना पड़ता है लाला। ऐसे कैसे, यूं कैसे जाएगी तू गेंद को यूं करके? डेटा के हिसाब से वही बात है। बाकी रही बात, तो मैं मान सकता हूं कि ये इंग्लिश से हिंदी अनुवाद का थोड़ा सा एरर हो सकता है, बट स्टिल जो शब्द यहां पर दिखाए हैं ना, 30 डिग्री और ये सब, मुद्दा बस ये हो सकता है कि सर धरातल से फेंक रहे हैं या किसी ऊंचाई से फेंक रहे हैं, वो हो सकता है। तो उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं लिखा होगा। जब यह धरातल पर वापस लौटता है, यानी कहां से फेंका है? धरातल से ही फेंका है, तभी तो वहां वापस लौट रहा है। यानी ये ग्राउंड टू ग्राउंड, धरातल से धरातल का एक प्रक्षेप है। अब इसके बाद आप गतिज ऊर्जा में परिवर्तन सब बता सकते हैं, कौन सा बल लग रहा है यहां पर। उसके अलावा अरे बल कौन कौन से लग रहे हैं इस गेंद पर, नहीं बताओगे? अरे बोलो यार। अबे डरा के पूछ रहा हूँ यार भाई मैं। अबे तो डराने के बात के, मैं पूछू भी ना कि सुबह सुबह कुछ पूछेंगे नहीं। तो खड़ा हो बेटा, खड़ा हो यार। आज से एक ये वाला हफ्ता और अगला वाला हफ्ता, 3 और 6, 9, 9 दिन तक तेरे से हर दिन कम से कम 5-5 सवाल हर क्लास में पूछूंगा, ठीक है ना? तो बता कौन कौन से बल लग रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर लगाऊंगा तो कुल बलों में कौन आएगा? सिर्फ इज इक्वल्स टू चेंज इन, हमसे पूछा क्या है? पूछा क्या है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और वो सीधा किसके बराबर होंगे? और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां जिस तल h बराबर 0 से फेंका है, वापस उसी तल पर आ चुके हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम तल पर होने के कारण गुरुत्वीय बल का कार्य 0, इसीलिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी 0। बोलेगा दोबारा? नहीं, दोबारा बोलेगा क्या? पूछ लो क्या है, हाँ या ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जो बता तू तो बोलेगा दोबारा। सोच ले। ठीक है, बैठ जाओ। चलिए, इसके अलावा बेटा बोलो फटाफट। कोई भी यहाँ पर अपना 67 तक कोई भी डाउट? नहीं, चलो देख लेना, आप कर लेना आराम से, कल पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फटाफट से अपन एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2 में आपने जो भी ट्राई किए हो, उनके कॉमन डाउट्स आपके सामने जो आए हो वो बता दें। मैंने कहा था कि शक्ति वाले छोड़ के बाकी आप कर लेना, यानी ये 2-3 सवाल नंबर 2 और 3 अभी छोड़ देना। इसके अलावा बोलो 7 शक्ति वाला ये छोड़ देना। तो पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 8, इनमें कोई डाउट? पांचवा, पांचवे में यहाँ पर क्या कहा है बेटे? कुछ एक कण कुछ प्रारंभिक वेग v नॉट से खुरदरी क्षितिज सतह पर गति करता है। टी नॉट समय में घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, तो सतह के मध्य घर्षण गुणांक। सबसे बेस्ट आइडिया पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है यहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय यूज करना बहुत मजेदार काम होगा। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये खुरदरी सतह है, एक कोई वस्तु है, और उसके चारों तरफ घूर्णन हो रहा है, तो घूर्णन के कारण क्या होगा? घर्षण होगा। तो घर्षण के कारण क्या होगा? गतिज ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, तो सतह के मध्य घर्षण गुणांक।
और यहां से हमने इसे चलाया किसी वेग v नॉट से, और यहां तक आते आते समय कितना हो गया t, और t बराबर t नॉट समय में घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा का 3/4 भाग नष्ट हो गया। तो यहां पर गतिज ऊर्जा E मान लेता हूं, तो यहां कितनी बची बेटा, E/4, पक्का। और यहां पर जो भी इस वस्तु पर बल लग रहा है वो कौन सा बल है, जिसका कार्य हो रहा है घर्षण। घर्षण के अतिरिक्त और कोई बल यहां कार्य कर पा रहा है, नहीं ना, गुरुत्वीय बल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ घर्षण बल। और मजे की बात यहां पर क्या है पता है, कि घर्षण बल जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका मान भी नियत है, कांस्टेंट। यानी जो मंदन आएगा वो भी क्या आएगा, नियत आएगा। तो चलिए अब अपन वापस से कार्य और जबर में लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, कार्य समस्त बलों द्वारा किए गए कार्य जिसमें सिर्फ और सिर्फ घर्षण है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना लिख दूंगा बेटा, माइनस का 3E/4। बढ़िया। और यहां पर ये और क्या कहना चाहता है कि ये माइनस का 3/4 तो मैंने ऐसा कैसे रख लिया, और ई को क्या लिख सकता हूं, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, है ना। और डब्ल्यू फ्रिक्शन को क्या लिख दूंगा, यहां से यहां तक का घर्षण गुणांक ये जानना चाह रहा है। सही है क्या, क्या लिख दे यहां पर, चलो बताओ, म्यू एम जी इंटू, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी शायद अपने को, तो डिस्टेंस अपन कैसे निकाल लें, टी के टर्म्स में बोल रही है, और वी नॉट से ये बल अपना आ गया है, घर्षण बल अपन ने लिख दिया है। काम कर लेता हूं मैं यहाँ पर, पहले तो बंधन बता दो, बंधन कितना है बेटा, माइनस म्यू जी। और मैं यहाँ पर गति की समीकरण फर्स्ट लगा देता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, और इसमें मैं लिख दूंगा v बराबर u माइनस ए टी। v मुझे कितना पता लगेगा, तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, अंतिम गतिज ऊर्जा E/4 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर हो जाएगी। दोनों को अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ पर ये बनेगा 4 इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय वी डैश का स्क्वायर, और यहाँ से वी डैश बराबर वी नॉट बाय 2। तो मैं वी डैश की वैल्यू जो है, अंतिम वेग वी नॉट बाय 2, प्रारंभिक वेग वी नॉट माइनस मंदन म्यू जी इंटू टी नॉट, और यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, ठीक है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है शायद, तो यहीं से हो जाएगा, इसी समीकरण से हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू जी टी नॉट बराबर वी नॉट बाय 2। म्यू निकालना है तो वी नॉट बाय 2 म्यू जी टी नॉट, सॉरी म्यू निकालना है जी टी नॉट बाय 2, ऐसा होना वहां से भी चाहिए। विस्थापन में कौन सी समीकरण से लिख दूं, दूसरी से फिर टी स्क्वायर आएगा ना, उस टी स्क्वायर को कैसे हटाऊंगा मैं, गतिज ऊर्जा का यूज तो हमने कर लिया है कि इतना हो गया है फाइनली, 3/4 भी आ जाएगा, वो वाला भी फैक्टर बचा नहीं है। म्यू जी और विस्थापन, विस्थापन को अपन यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, गति की तीसरी पद, गति की तीसरी समय में समय नहीं आएगा, उसमें टाइम गायब हो जाएगा। छोड़ो फिलहाल इससे देखो, बाकी यहाँ से मैं एक बार देखता हूँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपन या भूल रहे हैं। फिलहाल वहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बोलो क्वेश्चन नंबर 6, 7,
7 नहीं, अभी 8। 8 पूछना है। 9, 10, 11, 13, 12 वाला अभी रहने दो बेटा। 12 वाला पावर का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक जो भी दिए थे उनमें से कोई डाउट? 8वां क्वेश्चन, 8 में अपने को कहा है कि एक बल, मंदक बल लगा रहे हैं और उस गुटके की प्रारंभिक चाल दे रखी है और अंतिम गतिज ऊर्जा अपने को पूछी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि मैं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू या W ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्या लिख दूं, हाफ m, और वेग कितना है 10, 10 का स्क्वायर। और यहां से W ऑल में क्या होगा बेटा कि मुझे बल दिया है परिवर्ती बल, और परिवर्ती बल दिया है तो मैं समाकलन करके कार्य निकाल लूंगा। मंदक बल है इसीलिए मैं माइनस, और F का मान कितना लिख दूंगा 0.1x। ये तो हो गया बल, मंदक बल। ये हो गया dx, और कहां से कहां जाने की बात कर रहे हैं 20 से 30। ये इंटीग्रेशन से पूरा वर्क डन आ जाएगा। गतिज ऊर्जा फाइनल मुझे निकालनी है और ये मान यहाँ पर 500 है। इसको सॉल्व करके लिमिट रख के 500 को उधर ले जाना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 तक, क्वेश्चन 15 तक। 15 सेकंड वाले में क्या बोल रही है, दो चीजें क्या पूछ रही है, x बराबर 8 पर भी पूछ रहा है और x बराबर 12 पर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यूज करेंगे। तो पहले तो मैं 0 से 8 के इसमें प्रारंभ में क्या वेग दिया है, विराम। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक बार तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे x बराबर 0 से x बराबर 8 के लिए। तो 0 से 8 तक का कुल कार्य कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 20 30, और ये 5 और 30 130। 130 कुल कार्य हो गया, क्षेत्रफल से सीधा सीधा निकाल लिया। इज इक्वल्स टू फाइनल गतिज ऊर्जा, तो हम उसको लिख सकते हैं हाफ m, यानी आधा किलो की वस्तु है। v फाइनल स्क्वायर हमें पता करना है, और v इनिशियल कितना है 0। तो ये यहाँ पर जाएगा, इधर हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4 गुणा 130 बराबर वी एफ स्क्वायर, है ना। तो जो भी बनेगा लगभग लगभग ये देख लेना। इसके बाद अगर अपने को बात करनी है, वो फिर आंसर जो जो देना है वो देख लेना, आपकी 18 आएगा या जो भी आएगा। अपने को यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि x बराबर 12 तक का, तो अभी अपन सेम काम x बराबर 0 से x बराबर 12 तक का कर लेते हैं। और 0 से 12 में 8 तक का क्षेत्रफल ऑलरेडी अपने पास कितना आ चुका है 130। 8 के बाद अपना क्षेत्रफल यहाँ पर बनेगा, कुछ पॉजिटिव भी है, ऊपर ऊपर वाला 2 इंटू 10 ये 20 हो जाएगा, और नेगेटिव अक्ष के नीचे वाला बनेगा 2 और 20 माइनस का 40, और उसके नीचे 2 1/2 2 1 माइनस का 5 कुछ ऐसा, और बराबर हाफ m 1/2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 0। तो ये मान कितना हो जाएगा 45 105 इंटू 4 बराबर वी एफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो अंदाजा मारना पड़ेगा अपने को कि ये 19 20 21 किसके बीच में आ रहा है वैसे। इसके अलावा और कोई दिए थे बेटे? नहीं, चलो पढ़ लेते हैं। मुझे आखिरी सवाल बता दें जो आपने किया था क्लास में। पावर की बात स्टार्ट कर दी थी क्या? पावर के पहले कौन सा सवाल किए थे अपन ने? ठीक,
ठीक है, ओके, डन। तो पावर से स्टार्ट करना है अपने को। ध्यान से सुनिएगा, कोई पावर में बहुत बड़ा काम नहीं होगा, आप बार बार एक ही पुराना काम रिपीट करेंगे, क्या कार्य निकालेंगे और उसी से शक्ति पावर की गणना करेंगे हम। तो सबसे पहले अपन यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं, शक्ति पावर। इसे पी से डिनोट किया जाएगा, और कुल मिलाकर यहां पर हम शक्ति की जब जब बात करेंगे तो हो जाएगा कार्य बटे समय। इसी को कार्य करने की दर भी कहते हैं। और देखिएगा, हम यहां पर सबसे पहले शक्ति में इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, सवालों के हिसाब से बात की जाए तो यहां पर अपने को सवालों में एक तो तात्क्षणिक शक्ति और औसत शक्ति, दो प्रकार से सवाल बताए जाएंगे। औसत शक्ति अपने को तब समझ में आएगी जब सवाल कहेगा कि कोई अंतराल दे दिया, जैसे पहले 5 सेकंड में, या t बराबर 0 से t बराबर 10 में, या t बराबर 5 से t बराबर 50 में। इस तरीके का जब कोई समय अंतराल सवाल निर्धारित कर देगा तो उस स्थिति में हम जो शक्ति ज्ञात करेंगे वो उस अंतराल की क्या आ जाएगी, औसत शक्ति आ जाएगी। उसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां से लिखा जाएगा औसत शक्ति तो मैंने कहा कोई अंतराल होगा तो उस अंतराल को यहां पर समय की जगह यहां पर अपन कुल समय नीचे लिख देंगे, इसको लिख देंगे कुल समय अंतराल। और यहां पर हो जाएगा ऊपर उस समय अंतराल में किया गया कुल कार्य। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये भी जानते हैं कि जब किसी निकाय पर कुल किया गया कार्य जो होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे कुल समय अंतराल। ये यहां पर अपनी एवरेज पावर हो जाएगी। और सुनते जाइएगा, अगर अपने को कभी अब ये कहा जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि t बराबर 2 पर शक्ति, t बराबर 5 पर शक्ति, तो ये t बराबर 2 या t बराबर 5 क्या बताते हैं, किसी क्षण विशेष को बताते हैं। तो किसी क्षण विशेष पर हम तात्क्षणिक की बात करेंगे और उस तात्क्षणिक पावर को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, p इंस्टेंटेनियस। और बेटे p इंस्टेंटेनियस के लिए हमें काम कैसा करना है, गौर से समझिएगा कि अभी तो मैंने यहां पर उस अंतराल में किया गया कुल कार्य ले लिया और वो कुल समय अंतराल ले लिया। जब हम तात्क्षणिक बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसी अल्प अंतराल में किए गए अल्प कार्य के साथ उस परिवर्तन की दर की बात करते हैं। होता है ना, जब हम dy बाई डी एक्स की बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स किसको बताता है कि उस अल्प अंतराल में उस x के साथ y में परिवर्तन की दर क्या है, और उसी को स्पर्श रेखा से हम समझा देते हैं उस अल्प छोटे से इंटरवल के लिए। तो यहां पर dw बाई dt, और इस dw को हम कैसे कैलकुलेट करते आए हैं, आपको पता होगा कि जब जब हम किसी परिवर्ती बल की बात कर रहे थे तो हमने परिवर्ती बल के लिए छोटे अल्प अंतराल में किया गया कार्य लिखना चाहा, और अल्प अंतराल में किया गया कार्य हम कैसे लिखे, एफ डॉट डी आर करके, हाँ के ना। फिर कुल कार्य के लिए मैंने इसी को क्या किया था, समाकलित किया था, इसी का समाकलन कर डाला था। फिलहाल डी डब्ल्यू एफ डॉट 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 प्रोडक्ट वाला डॉट है अपॉन डी टी, और इसी को पी इंस्टेंटेनियस को मैं यहां से क्या लिख दूंगा, एफ तो अपनी जगह रह जाएगा, डॉट प्रोडक्ट अपनी जगह रह जाएगा, और ये डी आर बाई डी टी किसे बताएगा बेटा, वेग को, वेग, है ना, स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर, इसी को वेग हमने कह दिया। और यही चीज पी इंस्टेंटेनियस डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखी जाती है, एफ वी
और चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है यहां से, इसीलिए क्या पता लगता है कि ये जो राशि है ये स्केलर यानी अदिश राशि है। और इसी चीज में आप जानेंगे कि यदि थीटा क्या हो जाए बेटा, 0 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में शक्ति को क्या लिख देंगे, एफ वी। ठीक है। इसकी यूनिट्स की अगर अपन बात करना चाहें तो यूनिट यहां पर क्या हो जाएंगी, तो यूनिट हो जाएंगी हमारे पास एक तो जूल पर सेकंड, है ना, और ये जूल पर सेकंड को ही यहां पर कहते हैं वॉट, जिसको आप यहां पर सिंगल लेटर में लिखते हो तो कैपिटल डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है। इसी के साथ यहां पर और दूसरी यूनिट्स क्या होती है, गौर से समझिएगा। एक तो होता है हॉर्स पावर, कुछ और जगहों पर अपन किलोवाट भी यूज करते हैं, कुछ जगह मेगावाट भी यूज करते हैं, तो सबके बस कन्वर्जन है बस। तो एचपी हॉर्स पावर का कन्वर्जन कितना बेटे, 746 वॉट। किलोवाट का 10 पावर 3 वॉट, मेगावाट का मतलब 10 पावर 6 वॉट। इस तरीके के कन्वर्जन है। ठीक है। एक और चीज यहां से रहती है डायमेंशन, वो एमएलटी के फॉर्म में लिखना जानते हैं ना अपन कुछ चीजों को। तो डायमेंशन अब है क्या ये वास्तव में, ऊपर तो कार्य है और नीचे समय है, और कार्य यहां पर किस विमा के साथ लिखा जाता है, M1L2, और यहां पर नीचे T1, है ना, समय है। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बन जाएगा, M1L2, एक मिनट, हाँ ठीक है मैटर। ठीक है, ये चीजें यहां पर रहेंगी। हाँ, मैं आगे कुछ बातें बता देता हूं वापस से, गौर से सुनना बेटा। अल्टीमेटली आपका फोकस या सवालों में आप कैसे बहुत बेहतर अटैक कर सकते हैं, उसके पीछे बस दो ही आइडियाज है कि शक्ति निकालनी है, कोई अलग नया कॉन्सेप्ट, कोई भारी भरकम मैकेनिक्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति मतलब बहुत साधारण से सवाल, सड़े से सवाल। इसमें बस फर्क इतना करना है कि हमारा ध्यान तात्क्षणिक शक्ति पर होगा या औसत शक्ति पर होगा। मैं कुछ हिंट दे चुका हूं। पहली बात मैंने क्या कही बेटा, कि जब कोई सवाल में अंतराल दिया हो, अंतराल दिया हो तो औसत, और कोई क्षण दिया हो तो, पहली चीज अंतराल सवाल समझा देगा कि 0 से 10 या इतने इतने अंतराल का। तो उस अंतराल वाली स्थिति में औसत शक्ति ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि उस दिए गए समय अंतराल में कुल कार्य ज्ञात करेंगे। कार्य कैसे ज्ञात करना है वो हम अब तक पढ़ के आए ही हैं 10 11 12 लेक्चर में। उसके बाद डिवाइड बाय समय, खत्म। दूसरा, अगर तात्क्षणिक पे सवाल आ जाता है तो तात्क्षणिक वाले सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो सवाल खुद आगे से वेलोसिटी दे देगा उस क्षण की, उस क्षण की आगे से सवाल खुद वेलोसिटी दे देगा, क्योंकि उस क्षण की वेलोसिटी से ही हमें पता लगेगा कि उस क्षण पर वेलोसिटी क्या है और उस क्षण पर बल कितना लग रहा है। या दूसरा, वो क्या करेगा, वो आपको फिक्स समय बता देगा t बराबर 2, तो आप t बराबर 2 पर क्या निकाल लेंगे, वेग, और फिर उसका उसके साथ क्या कर देंगे, या तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अगर कोण दिया है, नहीं दिया है तो एफ वी कॉस थीटा छोड़ लगाने के बजाय सिंपल क्या लगा देंगे, एफ वी। मतलब क्या होगा उस स्थिति में, कोण नहीं दिया गया होगा तो बल और वेग की दिशा एक समान। फिर से बात करता हूं अंत में एक बार फिर से, यदि सवाल में किसी t बराबर 2 या किसी t बराबर 4 पर बात की है, तो उस t बराबर 2 या t बराबर 4 को यूज करके आपका काम क्या रहेगा, खुद से वेग निकालना। हाँ, अगर पहले से वेग दिया है तो उस वेग का इस्तेमाल करके तात्क्षणिक शक्ति आप तुरंत चुटकियों में निकाल लेंगे। यदि वेग वगैरह की बात ना करके उसने कोई अंतराल दे रखा है, तो उस अंतराल में किया गया कुल कार्य ही निकालना पड़ेगा। उस अंतराल में कुल कार्य निकालने के बाद आप वहां पर कुल समय से भाग दे देंगे, आपकी औसत शक्ति आ जाएगी। लिख लो।
चलिए सवालों पर आ जाते हैं। इतनी देर से परेशान हो रहा था, वो पहले नहीं आया। हाँ, शर्माता रहता है। तो जो ये सवाल है, डॉट प्रोडक्ट का सिंपल कितना आ रहा है? 7। अगला सवाल लिख ला। और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चलो। हाँ, लिखिएगा। एक विद्युत से चलने वाली मोटर द्वारा एक विद्युत से चलने वाली मोटर द्वारा भार उठाने के लिए भार उठाने के लिए उपयोग में ली गई केबल में उपयोग में ली गई केबल में 400 न्यूटन का तनाव है तथा यह केबल तथा यह केबल 4 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर गतिशील है। मोटर की शक्ति ज्ञात करो। तो सिंपल काम यहां पर अपने को बता दिया कि तनाव ही उस मोटर द्वारा लगाया गया बल है, और कितने से चलाना है? 4 से। तो सिंपल एफ वी लगा देंगे। वेग दे रखा है तो एफ वी लगा देंगे, और अपन यहाँ पर 1600 वॉट की शक्ति की यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। जो भी मोटर है उस क्षण पर 4 मीटर से चलाने के लिए 1600 की शक्ति खर्च करनी पड़ेगी उस मोटर को। तो P बराबर एफ वी, आंसर लिख लेना 1600 वोल्ट। अगला सवाल लिखना। एक कार के इंजन की शक्ति एक कार के इंजन की शक्ति 100 100 हॉर्स पावर है।
100 हॉर्स पावर है तथा यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिशील है। तथा यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिशील है। तो कार द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। तो कार द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। बोलो बोलो भैया, ये बताओगे? सबसे पहले इस दिए गए वेग को बदल ले। किस में बदल ले? मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 का कन्वर्जन 5/18 से गुणा कर लेंगे ना, कितना आ जाएगा? 25। तो 25 तो आ गया मीटर प्रति सेकंड में वेग। और हम यहां से क्या याद करना चाहते हैं? एफ। तो एफ बराबर टी बाई वी। और पी बाई वी से हम यहां से क्या लिख सकते हैं? शक्ति कितनी हो गई? 100। एक हॉर्स पावर बराबर 746 डिवाइड बाय 25। और ये 25 से कितनी बार कटेगा? तो 4 को इससे गुणा करके जो आंसर आएगा वही अपना बल है न्यूटन में। तो गुणा कर ले इसे, कितना आएगा? 2984 न्यूटन। ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। एक व्यक्ति, एक 50 किलो का व्यक्ति, एक 50 केजी का व्यक्ति एक 50 केजी का व्यक्ति 10 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाता है। एक 50 केजी का व्यक्ति 10 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो व्यक्ति द्वारा उत्पन्न शक्ति ज्ञात करो। बोलो। 500। सिंपल सा, आपने क्या किया होगा, जैसा मैंने बताया उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। आपको पहले तो व्यक्ति द्वारा कुल कार्य ज्ञात करना चाहिए। तो व्यक्ति खुद द्रव्यमान ही ऊंचाई पर पहुंचना है। तो 50 किलो का आदमी और 10 मीटर की हाइट। तो mgh कुल कार्य होगा कि नहीं होगा? और mgh कितना आ जाएगा? 5000। और कितनी देर में हुआ ये? तो डिवाइड बाय समय, तो 500 वॉट। किसी ने ऐसा भी किया होगा कि किसी ने वेग निकाल लिया होगा पहले। खुदा तो ऊपर भी कर रहा है पोस्टर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल वो चलेगा, वो प्रोसेस। जैसे उन्होंने क्या किया होगा बेटे कि 10 मीटर 10 सेकंड में चल रहे, तो वेग कितना आ गया, और 50 केजी के आदमी को अगर खुद को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर की ओर बल कितना आ जाएगा, 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन बल, एक वेग, और एफ वी कर देंगे तो 500 वॉट ही उसकी शक्ति आ जाएगी, है ना। और बेटा मैं पहले ही बता दूं कि ये कार्य तब तक ठीक है जब तक आपसे जो कही गई बात है उसमें वेग नियत रहता है। अगर वेग बदलता होगा ना, तो जब आप ये प्रोसेस फिर से किसी अगले सवाल में कर दोगे ना, तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, आपका आंसर 100% गलत आएगा। कब? बोल मुर्गे, जब वेग परिवर्ती वाली कंडीशन दे दी जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आपको पता लग जाए कि अंतराल में बात होनी है, तो अंतराल में पूरा बात करने के लिए पहले उस अंतराल का कुल कार्य निकाल लें, फिर समय से गुणा करें। उस अंतराल में या औसत निकालने के लिए एफ वी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ना करें, अवॉइड करें। ठीक है, समझ रहे बात को? यानी इस सवाल में हम एफ वी के बजाय वहीं से काम करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, समय से गुणा भाग दे देंगे, अपना आंसर जो भी आएगा औसत बिल्कुल सही सटीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल लिखते हैं। हजार केजी के एक बक्से को 1000 केजी के एक बक्से को एक चिकने नत तल पर नियत वेग नियत वेग 72 किलोमीटर पर आवर से चलाया जाता है। नत तल का ढाल 50 में एक, इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक ढाल देने का तरीका है। बेसिक मैथ्स टाइम पर मैं इसकी बात नहीं कर पाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा हिंदी कन्वर्जन इसका उल्टा ही रहता है यार। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, ये थीटा है। पहले तो हम नत्तल की क्षैतिज तल की बात कर लेते हैं। क्षैतिज तल में जब आप किसी दूरी x को चलते हैं, तो यहाँ पर ये एलिवेशन ये कितना आता है, 0। मतलब आपका तल कुल मिलाकर क्या रहा, क्षैतिज था, क्षैतिज ही रहा। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर ये तल क्षैतिज ना होकर कोई नत तल या किसी कोण पर झुका हुआ तल हो, और यहाँ पर आपको इस x दूरी को चलने में ये तल कितना ऊपर उठ जाए, 1, तो इसको कहते हैं, इस ढाल को बताने का तरीका होता है 1/x। इसका मतलब कि ये ढाल ऐसा है जिसका ये वाली भुजा, तो इसका मतलब हो जाता है कि यहां पर जब अपन कोण लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो कोण साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, लंब बटे 1/, तो वही मैंने यहाँ पर तरीका आजमाया है। मैंने कहा है कि इसका ये ढाल मैंने कोण देकर बताने के बजाय मैंने इसे क्या लिखा है, 50 में 1। इसका मतलब इस ढाल को क्या माना जाएगा कि जब यहाँ पर नत्तल पर कितना चला जाएगा, तो उसमें ये ऊंचाई कितनी उड़ जाएगी। ये यहाँ पर तरीका होता है ढाल बताने का। आई बात समझ में? जैसे मान लो यहाँ पर अपने को कह दिया कि नत्तल का ढाल 5/2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नत्तल पर चलना कितना है और उसमें कितनी ऊंचाई उठ चुकी है।
ये चीज रहती है। तो आप ये साइड में एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, और उस थीटा की जानकारी को सवाल में यूज करके आगे लिखना क्या है, निकालना क्या है, शक्ति ज्ञात कीजिए, शक्ति ज्ञात कीजिए। ये 72 किलोमीटर पर आवर वेग नियत बोला है ना, तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 20। अब इस डब्बे को नियत चाल से चलाने के लिए आवश्यक बल कितना होगा, mg sin थीटा। अरे हाँ, क्योंकि चिकना नत्तल है, नत्तल से नीचे क्या लग रहा है, mg sin थीटा, तो ऊपर भी कितना बल हमें लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा। तो जो बल यहाँ पर लगातार लगाए जाना है वो, और जो वेग जिस वेग से चलना है वो दोनों समान दिशा में है। और हम यहाँ पर, चूंकि मैंने कहा है अभी भाई को थोड़ी देर पहले कि अगर वेग समान है तो आप दोनों चीजें काम में ले सकते हैं, एफ और वी को भी गुणा करके शक्ति निकाल सकते हैं, और कुल कार्य बटे कुल समय से भी शक्ति निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जब तक यहाँ वेग समान है, हम शक्ति P बराबर एफ वी से लिख देंगे, और F अपने को कितना पता लगता है, mg sin थीटा। और वेग यहाँ पर कितना निकाल लिया अपन ने, 72 वाला 20। अब बताओ यहाँ पर m कितना है, 1000, g 10, साइन थीटा का मान 1/50 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेना, ये 4000 वॉट आ जाएगा, जिसे आप 4 किलोवाट लिख सकते हैं अगर चाहे तो। बड़े आगे, एक यहाँ पर इस प्रकार से पुली हो गई बेटे, और इस पुली में इधर एक द्रव्यमान m लटका दिया गया है, इधर से एक रस्सी ली गई, एक आदमी है जिसके 2 हाथ और 2 पैर हैं, और ये इसे खींचता है। t बराबर 0, u बराबर 0 से, प्रारंभिक वेग 0, और यहां से ये खींचना शुरू करता है, मतलब अभी स्टार्टिंग है जो हमने दिखाई है। और ये इस प्रकार से इतना बल लगाकर खींच रहा है कि इस ब्लॉक का शुरू से ही त्वरण ऊपर की ओर कितना है, g/4, है ना। तो कुछ बल भी लगेगा, कुछ विस्थापन भी होगा ब्लॉक का, कुछ कार्य भी आएगा, सारी चीजें अपने को दिखाई देंगी। आपको बताना है तनाव बल द्वारा, तनाव बल द्वारा पहले 4 सेकंड में, तनाव बल द्वारा पहले 4 सेकंड में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करो। तनाव बल द्वारा पहले 4 सेकंड में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करो।
जी बेटा, 25/4 mg। टुकड़ों पे देखो, आप लोड ले रहे हो सवाल का, आपको लग रहा है कुछ भयानक सा होगा, कुछ भी नहीं है। पहले आपको काम क्या करना है, तनाव निकालो सबसे पहले। सब लोग पहले तनाव निकालो, तनाव बोलो। तनाव किस मेथड से निकालेंगे? वो हाथ रख के, एम बिलो और G+A। अरे हाँ भैया, तो तनाव T एम बिलो और G+A कर देंगे तो G+G/4, यहां से आपका तनाव बल आ जाएगा 5mg/4। त्वरण नजर आ रहा है, प्रारंभिक वेग नजर आ रहा है, समय कुल कितना है, तो 4 सेकंड का विस्थापन निकालो सब लोग। क्यों निकलवा रहा हूं विस्थापन? कार्य निकालेंगे हम पहले, कुल कार्य डिवाइड बाय कुल समय करेंगे, औसत निकालेंगे। हमें तात्क्षणिक T=4 पर शक्ति नहीं पूछी है भाई किसी से भी, पहले 4 सेकंड में यानी उस अंतराल की शक्ति पूछी है। और उसका तरीका एक ही है कि 4 सेकंड में ये तनाव बल कार्य कितना करेगा। और तनाव बल जो कि नियत बल है, हाँ कि ना, तनाव ये नियत बल है, ये कार्य कितना करेगा ये डिपेंड करेगा फॉर्मूले बल गुणा विस्थापन पर। तो बल हम चूंकि निकाल चुके हैं, और विस्थापन गति की द्वितीय समीकरण, जिसमें विस्थापन एस बोल दें या डी बोल दें, बराबर U T+½ ए मतलब G/4, T मतलब 4 का स्क्वायर। एक 4 से 4 खा लो, 2 से 2 बार खा जाओ, और ये आ जाएगा 20 मीटर। अब इस ब्लॉक का विस्थापन किधर है, तनाव किधर है, तो किया गया कार्य धनात्मक की ऋणात्मक, तो तनाव बल द्वारा किया गया कुल कार्य आप लिख देंगे 5mg/4 × 20। और इस कार्य को ही किससे भाग दे दूं, समय, समय कितना 4, यही क्या आ जाएगी बेटे, औसत शक्ति आ जाएगी उस अंतराल की। ओके ना, सवाल अगर पूछा जाता T=4 पर शक्ति, कर लो इसी सवाल का सेकंड पार्ट। अब क्या करना चाहिए बेटे, T=4 पर ही अगर शक्ति पूछती तो क्या टारगेट होगा कि T=4 पर, बहुत बढ़िया। और वेग किस समीकरण से निकलेगा, गति की प्रथम समीकरण से। हाँ बेटे, इतना कठिन नहीं आएगा यार भाई। जो ये आया है ना, कितना आया, ये आंसर बोल दो एक बार कितना आया है। ये 4 से 5 बार कट गया, और ये आ गया 25 mg/, तो ये आ जाएगा 50 mg/4। 50 mg/4 यानी 25 mg/2। कैसे, T=4 पर शक्ति, T=4 यानी तात्क्षणिक, और तात्क्षणिक मतलब अपने को चाहिए एक तो बल और एक वेग, और वेग निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए इंटू टी, कटा 10 आ गया वेग, और यहां से शक्ति इंस्टेंटेनियस बराबर एफ वी,
और एफ हमारे पास तनाव ऑलरेडी वहां ऊपर लिखा हुआ है 5 mg/4 तो ये हो जाएगा 50 mg/4 या 25 mg/4। मैं बार बार बस कह ही सकता हूँ बेटा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने औसत पूछा या ताक्षणिक, समझ सबको आता है, करनी मन की है बस, इतनी सी बात है। कि अब आपने जिद पकड़ ली कि मुझे ताक्षणिक निकालनी है तो आप औसत पूछूंगा तो भी ताक्षणिक ही निकालोगे, तो करो, -5 गिफ्ट में जरूर मिलेगा। और अगर बात समझ आती है कि यार औसत मतलब औसत, ताक्षणिक तो किसी क्षण पर बात करेंगे। ताक्षणिक के लिए मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, वेग पर। औसत के लिए वेग वगैरह की जरूरत नहीं है, आपको उस पूरे अंतराल में किए गए कार्य की आवश्यकता है, वो अपने लिए मुख्य मुद्दा बनेगा जैसे हमने किया है। सवाल और आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे एक और, एक 100 मीटर ऊंचे झरने से, एक 100 मीटर ऊंचे झरने से टरबाइन की ब्लेडों पर टरबाइन की ब्लेडों पर 100 केजी प्रति सेकंड की दर से 100 केजी प्रति सेकंड की दर से पानी गिर रहा है। टरबाइन को दी गई शक्ति ज्ञात करो। जल्दी करें बेटा, इन सवालों में इतना समय लगाने की आवश्यकता है नहीं। ऊंचाई कितनी बोली बेटे, और जो अपन पानी गिरा रहे हैं उसकी दर यानी dm/dt कितनी बोली है, 100 kg/s। अब आप जानते हैं कि अगर मुझे पावर निकालनी है तो कुल किया गया कार्य, अब किसी इतनी ऊंचाई से पानी गिरता है तो कितना कार्य करेगा बेटा, mgh, क्योंकि गुरुत्वीय कार्य होगा, नीचे आ रहा है पानी तो धनात्मक कार्य होगा कि नहीं होगा, mgh किसी समय t पर। और ये द्रव्यमान प्रति सेकंड, dm/dt यानी द्रव्यमान प्रति सेकंड जो गिर रहा है वो कितना गिर रहा है, 100। तो ये अपन यही तो करते हैं ना बेटा, कुल किया गया कार्य इनटू डिवाइड बाय समय अंतराल। और जो समय अंतराल है वो मैंने कितना ले लिया, 1 सेकंड, और प्रति सेकंड में कितना द्रव्यमान गिर रहा है, 100, इंटू जी कितना है और एच कितना है, 100, सारे जीरो मिलाकर 10 की घात क्या वॉट। एक और,
एक नाव को एक नाव को नियत चाल से चलाने के लिए एक नाव को नियत चाल से चलाने के लिए आवश्यक बल उसकी चाल के समानुपाती है। जब नाव की चाल, फुल स्टॉप करके आगे लिख रहे हैं, पूर्ण विराम के बाद आगे लिख रहे हैं, जब नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आवश्यक शक्ति 10 किलोवाट है। तो ज्ञात कीजिए तो ज्ञात कीजिए नाव को नाव को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाने के लिए आवश्यक शक्ति क्या होगी। कितना? नहीं, हल्के में लेते हो यार मेरी बातों को। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैं शायद दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं ये बात आंटी। मैंने कहा कि अगर नियत वेग से चलती बात होती है तो शक्ति ज्ञात करने के लिए आप एफ वी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना, अगर नियत वेग से। तो यहाँ वही तो कह रहा है ना वो, कि अपने को अगर किसी नाव को वी चाल से चलाना है तो वी चाल से चलाते रहने के लिए आवश्यक बल कितना है, और अगर आवश्यक बल इतना है तो इसी को क्या लिख सकते हैं, के कोई कांस्टेंट इनटू वी, और शक्ति को क्या लिख सकते हैं, एफ वी, और एफ का मामला मामला क्या हो गया, के वी इंटू वी, यानी शक्ति बराबर के वी स्क्वायर, यानी शक्ति समानुपाती वी स्क्वायर। अरे हाँ यार, और अगर शक्ति वी स्क्वायर के समानुपाती है तो बताइए वेग को कितना कर दिया, 4 से 12 यानी 3 गुना, और वेग अगर 3 गुना हुआ है तो शक्ति। तो 4 से चलाने के लिए कितनी शक्ति चाहिए थी, 10 किलोवाट।
से चलाने, यानी 3 गुने वेग से चलाने के लिए 90 किलोवाट। आप स्टार लगा के या नोट लगा के लिख ही लो बेटा, नोट लगा के लिखो। हमसे हमसे ना हो पाएगा। देखो, अरे लिखो भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई, लिखो। अब तो क्या बोलूं फिर, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं मैं समझा रहा हूं तो तुम्हें वो चीजें चमकनी चाहिए यार। सवाल क्लास में कराने का पर्पस ये होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अगर बता दिया है ना, तो पकड़ के खुद से करें कि भाई हाँ हम कर लेंगे। आंसर आने चाहिए, 4 लोगों के आंसर सही पहुंचते हैं। जब तक दिमाग को आप ऐसा स्थिर बनाए रखोगे ना कि ठीक है चल रहा है, आराम का मामला नहीं है ये। और बोल रहा हूँ वो तो करना ही नहीं है, कह रहा हूँ लिखो तो लिख नहीं रहे अभी भी। अरे लिखो भाई, हमसे ना हो पाएगा, लिख लिया ना। इसमें भी डाउट है कि क्यों लिख रहे हैं ऐसा। चलो नोट नंबर 2 लिखें। जब किसी वस्तु का वेग v नियत होगा, जब किसी वस्तु का वेग v नियत होगा, तो उसकी औसत शक्ति व तात्क्षणिक शक्ति क्या आएगी, सेम। तो उसकी औसत शक्ति व तात्क्षणिक शक्ति, एक मिनट सोच लेते हैं यार, अगर बल बदल रहा होगा तो क्या करेंगे। बल भी नियत रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिखें, जब किसी वस्तु का वेग v नियत होगा, तो उसकी औसत शक्ति व तात्क्षणिक शक्ति किसी नियत बल के कारण, किसी नियत बल के कारण समान ही प्राप्त होगी, समान ही प्राप्त होगी। चलिए अगला यहां से कॉन्सेप्ट अपना आगे बढ़ाते हैं। इसको कहते हैं बेटे दक्षता। इफिशियंसी, या इसको नीटा से भी बताते हैं। नीता नहीं है, नीटा। ईटा भी बोल देते हैं, नीटा भी बोल देते हैं, पर यहाँ फिलहाल नीटा से अपन इसको बोलेंगे दक्षता। और सिंपल सा है, दक्षता का मतलब ये है कि बेटे आपको कोई काम करने के लिए कुछ पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, और 100 रुपए देने के बाद आपने वहां पर कुल मिलाकर जो जो नतीजा निकाला ना, वो 50 रुपए के बराबर निकाला, और 50 रुपए आप हजम कर गए, तो आपकी दक्षता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, आउटपुट को हिंदी में क्या बोलते हैं, और इनपुट को।
ज्यादा भारी नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मुझे आता है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये लिखो आप तो, ज्यादा बढ़िया ये है। पी आउट अपॉन पी इन, यानी जितना अपने को दिया गया और जितना अपन ने वहां पर काम करके दिखाया, गुणा 100 बराबर मीटा यानी दक्षता। एनर्जी के टर्म में भी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इनटू 100। एक साधारण सा उदाहरण ले लेता हूं मैं, कि जैसे मानो हमने घर में ऊपर टंकी में पानी चढ़ाना है, अपन ने अपने पानी की मोटर ऑन की। तो अब मुझे ये समझाओ कि अगर इस पूरी सिचुएशन सिचुएशन क्लियर है ना, पानी अपने को ऊपर टंकी में चढ़ाना है, मोटर ऑन की, पानी ऊपर चढ़ेगा। अब इसमें से इनपुट पावर या इनपुट एनर्जी कौन होगी? इनपुट क्या दिया अपन ने इस पूरे प्रोसेस में? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। तो जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी वो क्या बनेगी? इनपुट एनर्जी, हाँ के ना? इनपुट एनर्जी या इनपुट पावर। आउटपुट कैसे पता लगेगा? टंकी ऊपर भरी, कितनी भरी, और टंकी ऊपर जितनी भरी, जितना पानी ऊपर चढ़ा, उस पानी को चढ़ाने में कुल कितना कार्य गया। जितना पानी चढ़ेगा अपने को उतना ही तो आउटपुट मिलेगा ना बेटा। मान लो टंकी तो अपन ने मोटर तो चला दी कि 10 यूनिट बिजली खा गई, पर पानी इतना धीरे धीरे मोटर ने चढ़ाया कि उतना सा पानी भरा, मान लो 4 बाल्टी पानी भरा, तो अपने को समझ आएगा ना कि उस मोटर की दक्षता बहुत कम है। तो समझेंगे पूरे प्रोसेस में हमें यही समझना पड़ेगा कि इनपुट कौन है, आउटपुट कौन है। यहाँ इनपुट पानी भरना नहीं हो सकता। इनपुट तो हमने जो दिया है वो लाइट खिलाई है मोटर को, और मोटर का काम क्या था? और वो पानी जितना चढ़ेगा, पानी के द्वारा हमें पता लगेगा कि इतना पानी इतनी ऊंचाई पर चढ़ा, तो पानी को चढ़ाने में कुल कितना कार्य वहां पर मिल गया। और जनरली जब ऊंचाई पर पानी चढ़ाएंगे तो कार्य कितना होगा? एम जी एच। कितना पानी? एम जी, और कितनी ऊंचाई चढ़ाया है वो? एच। वैसे अपने को क्या मिल जाएगा? आउटपुट कार्य मिल जाएगा। एक बार सोचिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। सवाल लिखते हैं। एक पंप द्वारा एक पंप द्वारा 200 केजी पानी को एक पंप द्वारा 200 केजी पानी को 10 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाया जाता है। यदि दक्षता यदि दक्षता 25% हो तो इनपुट पावर ज्ञात करो।
तो यहाँ पर अपने को समझ आ रहा है कि ये पानी जो चढ़ा है, ये पानी अपने को क्या बता रहा है, आउटपुट। आउटपुट और इनपुट अपने को ज्ञात करना है। तो पहले आउटपुट पावर पता कर लेते हैं बेटा। पी आउट कैसे पता लगेगी? ये कितना कार्य हुआ है, mgh। कितनी देर में हुआ है, किसी डेल्टा टी समय में। कितना पानी चढ़ाया है, 200 किलो, 10 की गुरुत्वीय त्वरण, और ये हाइट 10, समय 10। तो यहां से अपनी इनपुट पावर हो गई 2000 वॉट। दक्षता एन कितनी दे दी, 25। यहां पर क्या हो जाएगा, पी आउट अपॉन पी इन गुणा 100। तो हमें यहां से पी इन निकालना है। तो पी आउट हमारा है 2000 बटे 25 इंटू 100, ये आ जाएगा 8000। बेटे आसान ही रहेंगे सवाल। मैंने जो समझा है ना कि जरा सा, जितना आसान सवाल उतना ही आसान यहाँ पर जो उसका निवारण है वो है। आपको समझना बस यही कि इनपुट कौन है, आउटपुट कौन है, ताकि वो मिस्टेक ना कर दे। एक और सवाल लिखते हैं। एक पंप 100 मीटर गहरे कुएं से, एक पंप एक पंप 100 मीटर गहरे कुएं से 1 घंटे में 3600 केजी पानी बाहर निकालता है। यदि दक्षता 50% हो तो इनपुट पावर ज्ञात करें। तो इनपुट पावर ज्ञात करें, इसके लिए 3 लाइन 4 लाइन छोड़ दें, एक और सवाल लिख लें, ये कर लेना, हो जाएगा। अगला सवाल लिखें तुरंत। ग्राउंड फ्लोर को क्या बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं? धरातलीय तल? क्या बोल रहा है? चलो ग्राउंड फ्लोर ही लिख लेंगे, या धरातल लिख लेंगे। धरातल पर रखे एक पंप द्वारा धरातल पर रखे एक पंप द्वारा 40 मीटर की 40 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग 40 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग के ऊपर रखे टैंक को 40 मीटर ऊंचाई के ऊपर रखे टैंक को जिसका आयतन जिसका आयतन 30 मीटर क्यूब है, फिर कॉमा लगा के लिखना, 15 मिनट में भरा जाता है। 15 मिनट में भरा जाता है। दक्षता 40% हो दक्षता 40% हो तो इनपुट पावर ज्ञात करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आप घर पे कर लेना फिलहाल। 2 मिनट अपन यूज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सवाल है, सिमिलर पैटर्न के सवाल है, आप थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूँ सवाल, बाकी हो जाने चाहिए। आगे बात करता हूँ। अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, मैं उससे वो चीज आपसे दोबारा से जानना चाहता हूँ। हमने ये बात की थी कि एक पाइप होता है बेटा, और इस पाइप से मान लेते हैं पानी निकल रहा है किसी वी वेग से, और वी वेग से पानी निकल रहा है, और जब कभी आपको यहां पर इसका ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया जाता है और इसका घनत्व दिया जाता है और इसका ये यहां पर पानी के बाहर निकलने का वेग दिया जाता है, तो डीएम बाई डी टी क्या लिखा था? रो ए। ये वाली बात अपन ने लिख ली थी, रो ए वी वन। अभी अपन फिलहाल यहां पर पता करते हैं कि यदि अपने को इस कंडीशन में बल निकालना हो तो वो बल के लिए अपन ने क्या लिखा था बेटा? यहां पर बल F जो था वो हमारा था वी डी एम बाय डी टी जो था, और वो बल यहां से कितना हो जाएगा डी एम बाई डी टी, तो ये हो जाएगा रो ए बी स्क्वायर। ठीक है। और साथ के साथ यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि अब शक्ति कितनी हो जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो यहां पर बल लग रहा है, अगर वी नियत है, ए नियत है और रॉ नियत है, तो बल क्या हो गया? कांस्टेंट। और इसका वेग भी क्या है अगर कांस्टेंट, तो उस स्थिति में शक्ति के लिए क्या यूज कर लेंगे? एफ वी। और एफ वी यूज कर लेंगे तो शक्ति पी बराबर रॉ ए वी क्यू। तो आप यहां पर हेडिंग लिख लें, हेडिंग लिख लें और केस फर्स्ट करके लिख लें, उसमें हेडिंग में केस फर्स्ट करके लिखें। जब एक पाइप से जब एक पाइप से जब एक पाइप से कोई द्रव वी चाल से प्रवाहित होता है, जब एक पाइप से कोई द्रव वी चाल से प्रवाहित होता है, तो उस स्थिति में आप ये फिगर ऐसा बना के वी चाल अनुप्रस्थ काट घनत्व डीएम बाई डी टी लिख लेना, एफ लिख लेना, शक्ति लिख लेना। इसके ऊपर सवाल अपन अगली क्लास में अभी ईएलपी दिखा दे एक बार, अगर उसमें कुछ है तो मैं दे देता हूँ। ईएलपी में शक्ति वाला तो अपन ने कुछ दिया ही नहीं होगा, तो आज देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ईएलपी का क्वेश्चन, ईएलपी 6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 भी ट्राई करना, और 8। मॉड्यूल मॉड्यूल में शक्ति के क्वेश्चंस अपन टिक कर रहे हैं बेटे। 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76 भी ट्राई करके देखना एक बार। 76, 77 कर लेना, 78,
80, 81, 82, एक छोटा सा पॉइंट ये कहना चाहूंगा, एक सवाल में वैसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई मोटर वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो सीधा कह रहा है कि आपको इतना पानी इतनी जगह पे चढ़ाना है, कुल शक्ति कितनी होगी। तो पानी चढ़ा रहे तो आप सिर्फ कौन सी शक्ति की बात करेंगे? आउटपुट। यानी वहां दक्षता की बात नहीं होगी। दक्षता की बात कब होती है? जब हम पहले आउटपुट जोड़ते हैं, फिर मोटर ने लाइट कितनी खाई, इनपुट जोड़ते हैं, तो इनपुट और आउटपुट में जो अंतर आता है उसके कारण हम दक्षता की बात करते हैं। अगर मुझे सिर्फ पानी ऊपर चढ़ाना है तो मैं उस पानी में कितना कार्य किया गया या कितनी शक्ति खर्च की गई, वो शक्ति आउटपुट वाली मुझे निकाल के बता देनी है। ठीक है, थैंक यू। ये कर रहे ना क्वेश्चन आज के आज, तो मोस्टली अपना पावर का जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है ना, 70-80% वो इतनों से हो जाएगा। थैंक यू।